Hello friends, welcome to your channel MPPSC with Pravesh. In this video, we are going to discuss important news for 26th March 2025. 26 मार्च की जो important news हैं from the point of view of MPPSC and यूपीएससी और MPPSC के हिसाब से जो important news हैं जो आपसे प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको लेकर के हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली इस वीडियो में आने वाले टाइम में कोलेजियम सिस्टम के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट ड्यूटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कम की है उसके कंपोनेंट्स के ऊपर, फोन बैटरी कंपोनेंट्स के ऊपर, उसके बारे में, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशंस को जो सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, उसमें जो ईजिंग की है उसके बारे में, सहयोग पोर्टल के बारे में बात करेंगे, ब्लैक सी और रशिया, यूक्रेन और यूएसए के बीच में जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, एंड इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स कैसे अपने ट्रेड टैरिफ्स को लेकर के बातचीत कर रहे हैं और एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारी आज सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू कॉलेजियम सिस्टम। तो अभी कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर जो है कल राज्यसभा में गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों ने बोला है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है या इसको बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के इतना विवाद क्यों हो रहा है, इसका पीछे का कारण है कि एक दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर में बहुत सारा कैश जो है वो जले हुए रूप में मिला क्योंकि उनके घर में आग लग गई थी। और जब आग बुझाने वाले लोग पहुंचे तो आग बुझाने के बाद कई बोरियों में जो है लगभग पैसा मिला है। तो इसको लेकर के अब जो है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों कह रहे हैं कि जजेस जो हैं वो पैसे लेकर के, या इस तरह का करप्शन है जुडिशरी में, तो इसको खत्म करने के लिए जो नया तरीका ढूंढा जा रहा है वो है कि कॉलेजियम सिस्टम, ये जो अपॉइंटमेंट है जजेस का, वो सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लेकर के बात हो रही है। हम थोड़ा सा यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि कब आया और ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कॉलेजियम सिस्टम शुरू करें उससे पहले कॉलेजियम शब्द का मतलब समझ लीजिए। कॉलेजियम का मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एंजॉय इक्वल पावर एंड इक्वल अथॉरिटी। एक तो ऐसा ये मतलब है। दूसरा मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसा काम करते हैं या उनका वर्क सिमिलर है। ठीक है, तो कॉलेजियम शब्द का ये मतलब होता है। अब कॉलेजियम सिस्टम जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसकी जो उत्पत्ति होती है या जो मतलब शुरुआत होती है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर थर्ड जजेस केस। ठीक है, तो थर्ड जजेस केस 1998 में इस शब्द को लाया गया या इस सिस्टम का इजाद किया गया। ठीक है, क्यों किया गया? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस के अपॉइंटमेंट करने के लिए ये नया सिस्टम लाया गया। अब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है हमारा वो कौन सा है? आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2। उसमें क्या लिखा हुआ है? एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हर जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ये बात समझ आ गई। अब प्रेसिडेंट कैसे अपने मर्जी से अपॉइंट कर देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट विल कंसल्ट विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही अब्लिक शी डीम्स नेसेसरी। ठीक है, तो जैसा राष्ट्रपति को सही लगता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन जजेस के साथ बात करेगा और फिर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा। ठीक है, और जो बाकी के जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे? दे विल बी अपॉइंटेड बाय कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, एज वेल एट द सेम टाइम अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो भी प्रेसिडेंट को जरूरी लगते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए कानूनी बात। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट क्या है? हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट गवर्नर कंसर्न। ठीक है, और उसके अलावा चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं उनके साथ भी कंसल्टेशन होता है। अब जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो यहां पर है कंसल्टेशन। ठीक है, कंसल्टिंग। कंसल्टिंग का क्या मतलब होता है सामान्य भाषा में? कि आपसे सुझाव लिया जाएगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्ट करने के लिए, आप डॉक्टर को सुझाव, हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको ना अच्छा लगे। ठीक है,
तो कंसल्टेशन का मतलब है कि आपने सुझाव मांगा, परामर्श मांगा, ठीक है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात गई कंसल्टेशन को लेकर के कि क्या सिर्फ प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे या कंकरेंट करेंगे, कंकरेंस का मतलब होता है कि आपकी बात मानी ही जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के 3 जजेस केसेस हैं जो हमको याद रखने चाहिए। फर्स्ट जजेस केस जब 1981 में गया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंसल्टेशन का बिल्कुल मतलब नहीं होता है कंकरेंस, सिर्फ सलाह मांगी जाएगी, ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो उस बात को माने या ना माने। लेकिन सेकंड जजेस केस जब आया 1993 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह होगी उस सलाह को मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो यहां से जुडिशरी ने अपनी पावर जो है वो असर्ट की कि नहीं, हम जजेस विल अपॉइंट जजेस, जज ही जज की नियुक्ति करेगा। फिर थर्ड जजेस केस में जब ये मामला गया तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी कंसल्टेशन का मतलब बिल्कुल कंकरेंस है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ चीफ जस्टिस जो है वो 4 और जजेस जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनके कोलोजियम की जो राय होगी वो राय जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारे तीनों जजेस केस याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट। एक और खास चीज देखिए आप, ठीक है, अब हमारे जो गवर्नेंस है उसके 3 पिलर्स होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। ऐसा माना जाता है कि लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून का पालन कराना और जुडिशरी का काम होता है ये देखना कि ये जो है सही कानून बना रहे हैं और ये भाई साहब जो हैं वो सही तरीके से इसका पालन कर रहे हैं। तो तीनों के बीच में एक तरह की लक्ष्मण रेखा होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, कि अपना अपना काम करेंगे और एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप इन तीनों जजेस केसेस को देखिए और इनके सालों को देखिए। जब एग्जीक्यूटिव कमजोर होता है या लेजिस्लेचर कमजोर होता है तो जुडिशरी अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करता है और यही बाकी चीजें भी करती हैं। जैसे जब जुडिशरी कमजोर होगी तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को लगता है कि हम और कंट्रोल कर लें इनके ऊपर, ठीक है। तो 1981 का साल याद करिए, प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी, ठीक है, मजबूत प्रधानमंत्री हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, जुडिशरी कह रही है कि कंसल्टेशन यानी सुझाव का मतलब सुझाव, परामर्श देना है, सलाह बाध्यकारी नहीं है। अब आप 1993 को देखिए, कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार है और उथल पुथल मची हुई है, इकोनॉमी भी गड़बड़ है। तो जुडिशरी ने बोला कंसल्टेशन का मतलब कन्करेंस होता है, ठीक, इस चीज को हो गया। फिर थर्ड जजेस केस को देखिए 1998, उससे बीजेपी की गवर्नमेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी की अल्पमत की सरकार है, कभी भी गिर सकती है। फिर से जुडिशरी ने अपने आप को फिर से असर्ट किया, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स और ये सारी चीजें आप कनेक्ट करते चलिए, तभी आपको समझ आएगा कि जुडिशरी या कोई लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है। अब आ जाइए आप 2025 में, मोदी जी की सरकार है और बीजेपी फुल पावर में है, ठीक है, एनडीए के पास फुल मेजोरिटी है। अभी मौका मिल गया जज का करप्शन का इशू, ठीक है। अब जो है वो कोशिश की जा रही है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव द्वारा कि जुडिशरी को अपने कंट्रोल में लाया जाए, ठीक है। तो इस एक चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस है इसका, ये मेंस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई आज की हमारी पहली न्यूज विच वाज रिलेटेड टू कोलेजियम सिस्टम। देन वी हैव नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कई दिनों से चल रहा है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्यों ना स्पीकर्स के लिए एक ऐसा टाइमलाइन तय किया जाए कि इसमें आपको फैसला लेना पड़ेगा। डिफेक्शन मतलब क्या होता है, दल बदल, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, ठीक है। और इस मामले में क्या होता है कई बार कि जैसे अगर कोई अपोजिशन के विधायक हैं और वो रूलिंग पार्टी में आ जाएं तो स्पीकर्स कई सालों तक फैसला ही नहीं लेते हैं, ये सोचते हैं कि 5 साल किसी तरह निकल जाए और फिर उसके बाद हमको फैसला ही नहीं लेना पड़ेगा, बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसको लेकर के जब कल बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो किसी वकील ने कहा कि वी हैव अ वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, हमारी बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इसमें ऐसी किसी कानून की जरूरत नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस एजी मशी, उन्होंने हंसते हुए कहा कि हमने महाराष्ट्र में देखा है पिछले 5 सालों में कि कितनी बढ़िया वाइब्रेंट डेमोक्रेसी थी, जब फैसले नहीं हो रहे थे, एक शिवसेना टूट रही थी, दूसरी एनसीपी टूट रही थी, तो इस तरह की चीजें देखी हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई न्यूज। अब हम इसके रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं।
तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 10th शेड्यूल को ऐड करते हुए लाया गया था। तो एक फैक्ट याद रखिएगा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 इट एडेड 10th शेड्यूल एंड इट प्रोवाइडेड फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। अब 1985 के आसपास ऐसा हो गया था कि हरियाणा के एक विधायक थे, गया राम नाम था उनका, और वो एक दिन में 3 बार उन्होंने पार्टी बदली। तो एक मजाक बन गया आया राम और गया राम। इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून लाया गया था। अब इसमें 3 ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन किए गए हैं कि किस तरीके से अगर आप पार्टी बदलते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो हमारी जो लेजिस्लेचर हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट असेंबलीज हो, वहां 3 तरह के सदस्य होते हैं, ठीक है। एक तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं, दूसरे इंडिपेंडेंट जिनको निर्दलीय बोला जाता है, और तीसरे नॉमिनेटेड होते हैं यानी नामित, ठीक है, नाम निर्देशित, जिनको कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जो हैं उस असेंबली में नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। अब इन तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। अलग अलग क्राइटेरियाज क्या हैं कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं और इफ यू वॉलंटरली गिव अप मेंबरशिप, ठीक है, आप स्वयं से ही इस्तीफा दे देते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी से, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। दूसरा, आपको पार्टी ने वोट करने के लिए बोला है, व्हिप जारी किया गया है, आप उसके खिलाफ वोट करते हैं, इफ यू वोट अगेंस्ट पार्टी लाइन, और पार्टी उसको 15 दिन के अंदर माफ नहीं करती है और शिकायत करती है, देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो यहां पर टाइम लिमिट है 15 दिन की, ठीक है, अगर आप पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंटली निर्दलीय जीत करके आते हैं तो फिर निर्दलीय रहिए, अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तीसरा है हमारा नॉमिनेटेड मेंबर्स, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है अगर वो नॉमिनेट होने के 6 महीने के बाद, ठीक है, 6 महीने के अंदर अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो दिक्कत नहीं है। जैसे अभी एक नॉमिनेटेड मेंबर है सुधा मूर्ति जी, ठीक है, तो सुधा मूर्ति 6 महीने तक अगर वो ज्वाइन करती हैं बीजेपी तो ठीक है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पर 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इवन एज अ नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक। तो ये है। अब इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक तो मर्जर का एक्सेप्शन है, और दूसरा, अगर आपको विधानसभा या विधान परिषद या राज्यसभा या लोकसभा का चेयरमैन चुन लिया जाए, इफ यू आर इलेक्टेड एज अ चेयरमैन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, तब आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। दूसरा मर्जर का है। मर्जर का क्या मतलब होता है? अगर किसी पार्टी के 2/3 एमपीज या एमएलएज जाकर के किसी और पार्टी में मिल जाएं या अपनी नई पार्टी बना लें तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मर्जर। इससे पहले एक स्प्लिट का भी ऑप्शन था जिसमें 1/3 का ऑप्शन था, लेकिन उसको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए खत्म कर दिया गया है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए जो स्प्लिट वाला ऑप्शन था 1/3 वाला, ये खत्म कर दिया गया है। अब जो है इसमें सिर्फ 2/3 का ऑप्शन बचा है। इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब जो है वो रिटेल डिफेक्शन नहीं हो सकता, अब होलसेल डिफेक्शन होता है, ठीक है। रिटेल यानी मतलब छोटे छोटे 1-2 लोग नहीं जा सकते, अब पूरी पार्टी ही चली जाती है, जैसा शिवसेना के केस में हुआ, एनसीपी के केस में हुआ, ठीक है। तो ये है। अब इसमें डिसीजन कौन लेने की पावर रखता है एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी जैसे लोकसभा में उसके चेयरमैन होंगे, राज्यसभा में डिप्टी उसके चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस तरह से। इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट केस आता है एंटी डिफेक्शन लॉ में, कियोटो होलोहान केस 1992। पहले क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ में जब 1985 में बना तो ये बोला गया कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का फैसला होगा वो फाइनल होगा, आप इसको सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में, कियोटो होलोहान केस में जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, और ऐसा कोई भी आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी न्यूज हो गई आज की एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। जो तीसरी न्यूज है हमारी, डेट इज रिलेटेड टू इंपोर्ट ड्यूटी। और गवर्नमेंट ने जो कल फाइनेंशियल बिल पेश किया है उसमें 35 कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज एंड 28 आइटम्स यूज्ड टू मेक मोबाइल फोन बैटरीज, इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज जो हैं वो खत्म कर दी हैं। और ये क्यों किया गया है? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो और मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कदम है जो आप लेटेस्ट अपने आंसर्स में जो है वो यूज कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज है जिस पे अब नो इंपोर्ट ड्यूटीज लगेंगी, इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगेंगी, तो वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स बैटरीज एंड मोबाइल फोन बैटरीज। तो ये हो गई हमारी न्यूज इंपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड।
जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, डेट इज रिलेटेड टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को लेकर के अभी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट फैसला किया है। फैसला किया है कि अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको ग्रैनुलर डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ग्रैनुलर डिस्क्लोजर क्या होता है? ग्रैनुलर डिस्क्लोजर का मतलब जो छोटी छोटी चीजें कि इस कंपनी का ओनरशिप कौन है, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। अभी क्या है, 25,000 करोड़ से ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते थे तो ये पूछा जाता था। ठीक है, अभी इस लिमिट को बढ़ा करके 50,000 करोड़ कर दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि भारत में जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और ज्यादा हो। ठीक है, तो ये हो गया बात। अब जो है सेबी के अभी चेयरमैन कौन है? सेबी के अभी चेयरमैन है तुहिन कांत पांडे। ठीक है, अभी हम लोग इसके सेबी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या बला है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सिक्योरिटीज क्या होती हैं? दे आर फंजिबल एंड ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू रेज कैपिटल इन पब्लिक एंड प्राइवेट मार्केट्स। ठीक है, तो अब इनमें जो शब्द आए हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। सिक्योरिटीज एक तरह का पैसा, मतलब मार्केट से, चाहे पब्लिक मार्केट हो या प्राइवेट मार्केट हो, वहां से पैसा उठाने की कला है। ठीक है, एक आर्ट है। देन इट इज फंजिबल। फंजिबल मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जिसको आप टुकड़ों में कर दें और फिर इकट्ठा करें तो वो एक हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए का नोट है। ठीक है, तो आप इसको एक एक के सिक्के में भी कर सकते हैं 10 बार, और 5 के सिक्के में भी 2 कर सकते हैं, और जब वापस मिलाएंगे तो फिर से 10 हो जाएगा, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। ठीक है, फंजिबल का मतलब हो गया। ट्रेडेबल यानी आप उनको बेच सकते हैं। जो सिक्योरिटीज होती हैं, चाहे वो स्टॉक हो, ठीक है, चाहे डेरिवेटिव नोट्स हों, ये नोट्स हों, ठीक है, तो इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। अब सिक्योरिटीज जो है हमारे पास बेसिकली 3 तरह की होती हैं। एक होता है इक्विटी, दूसरी होती है डेब्ट, और तीसरी होती है हाइब्रिड। इक्विटी का मतलब है कि जब आपने इक्विटी के रूप में कोई सिक्योरिटी अगर ली है तो फिर आपको ओनरशिप भी मिलती है, आप उसके मालिक हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस में इक्विटी खरीद ली, ठीक है, तो आप उसके उतने हिस्से के या उतने परसेंट के मालिक हो गए। डेब्ट का मतलब होता है उधारी, यानी आपने आपने पैसा लगाया और फिर आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी, वो उसका रिफंड जो है आपको रेगुलर टाइम पे होता रहेगा। और तीसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिक्सचर। अब सेबी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और जब ये बनी थी तब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब कि अब ये मतलब उसके लिए कोई अभी लेजिस्लेशन नहीं आया था। फिर 1992 में सेबी का एक्ट आया, और अभी प्रेजेंट में सेबी कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमारे यहाँ जो है वो 3 तरह की बॉडीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, स्टैट्यूटरी बॉडीज जो कि पार्लियामेंट के किसी लॉ के कारण बनी है, एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के जरिए बनती हैं। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। सेबी के जो पहले प्रेसिडेंट थे हमारे, वो कौन थे? एस ए दबे। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन एस ए दबे थे। हेडक्वार्टर सेबी का कहाँ है? मुंबई में है। और इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसको प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट में काम करना, टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तीसरा है टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। तो ये तीनों फंक्शंस हैं बेसिकली सेबी के। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। एक पोर्टल का नाम बहुत ज्यादा चल रहा है जिसको एक्स ने ये बोला है, फॉर्मरली ट्विटर का नया नाम है एक्स। उन्होंने कहा है कि हमको आप फोर्स नहीं कर सकते सहयोग पोर्टल ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में। अब सहयोग पोर्टल क्या है इसको देख लेते हैं हम। सहयोग पोर्टल बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एमएचए, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है, आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने इस पोर्टल को डेवलप किया है। और ये जो है एक तरह का इंटीग्रेटिव प्लेटफॉर्म है जहां से जो भी इंफॉर्मेशन, डेटा या कम्युनिकेशन के जरिए कोई भी अगर अनलॉफुल एक्ट किया जाता है तो इसके जरिए जो इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, एक्स है, इनको नोटिस भेजा जा सकता है सारी गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा एक ही पोर्टल से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सहयोग पोर्टल किसने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डेवलप किया है।
and it has been developed to automate the process of sending notices to intermediaries by the appropriate government or its agency under IT Act 2000 to facilitate the removal or disabling of access to any information, data or communication link being used to commit an unlawful act. ठीक है, तो ऐसी किसी भी लिंक को हटाने के लिए या कोई भी डेटा को हटाने के लिए जो है वो यहाँ से सहयोग पोर्टल से डायरेक्टली बोला जा सकता है और कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी बोल सकती है अंडर द IT Act 2000। ठीक, तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग सहयोग पोर्टल को। देन जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू ब्लैक सी एंड रशिया और यूक्रेन के बीच इस चीज को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है कि एक ब्लैक सी में कोई हमला नहीं किया जाएगा। दूसरा ये है कि जो सिक्योरिटीज हैं, एनर्जी वाले जो चीजें हैं, एनर्जी साइट्स हैं, वहां पर हमला नहीं किया जाएगा। अब इसके लिए रशिया ने ये शर्त रखी है कि हमको जो एग्रीकल्चरल मार्केट्स को एक्सेस है या जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको हटाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज तो हो गई न्यूज हमारी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है उसको खत्म करने के लिए ये एक नई कोशिश की जा रही है। ठीक है, देन वी हैव ब्लैक सी। ब्लैक सी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ब्लैक सी जो है बेसिकली 6 कंट्रीज से घिरा हुआ है। कौन कौन सी वो 6 कंट्रीज हैं? बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, टर्की एंड यूक्रेन। तो ये 6 कंट्रीज का नाम याद रखिएगा आप लोग, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, टर्की एंड यूक्रेन। अब ब्लैक सी जो है रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज रशियाज गेटवे टू यूरोप थ्रू मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अब जो रशिया का मेजर ट्रेड होता है, जो एनर्जी सप्लाई है या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है, वो कहाँ हो रहे हैं? वो यूरोप में हो रहा है। और जो मेजर जो शिपिंग रूट है मेडिटेरेनियन सी के पास जो कनेक्ट करता है वो है हमारा ब्लैक सी। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। आज की जो हमारी लास्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया यूएस ट्रेड एंड इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर के अभी गवर्नमेंट ने कहा है कल संसद के अंदर कि अभी तक कोई रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंपोज नहीं किए गए हैं यूएस में। ठीक है, यूएस द्वारा इंडिया के ऊपर। रेसिप्रोकल टैरिफ्स का क्या मतलब होता है कि जैसे आप जो टैरिफ हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा रहे हैं वही टैरिफ हम भी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाएंगे। ये अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका नया पैंतरा है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स, मान लीजिए कि आप मस्क की कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, टेस्ला है, उसके ऊपर भारत जो है वो 15% का टैक्स लगा रहा है या 25% का लगा रहा है। ठीक है, तो जो आपकी मारुति है उसके ऊपर भी हम 25% का टैक्स लगा देंगे। तो ये है सिंपल भाषा में रेसिप्रोकल टैरिफ। और अभी जो है इसको राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला है 2 अप्रैल से ये लागू किया जाएगा। ठीक है, 2 अप्रैल। ठीक, लेकिन तो अभी सेंटर की बात बिल्कुल सही है कि अभी तक रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाए गए हैं। अब इसको कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में काफ़ी चीज़ों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और इंडिया जो है वो यूरोप यूएस को एक्सपोर्ट करता है $66 बिलियन का और इंपोर्ट करता है $23 बिलियन का। ठीक है, तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इन टैरिफ से बचा जा सके। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।